दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1408 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्ध बंदी के 84 दिन। हालांकि जिसे मैं बार बार कहता रहा हूं, इजराइल के लिए यह कोई मायने नहीं रखता है। यमन में त्रिकोणीय युद्ध जारी है, जबकि यूएई के सैनिक अब वापसी कर रहे हैं सऊदी अरबिया के धमकी के बाद। यहाँ पे हालांकि थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से, तथा गल्फ कंट्रीज़ के कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, ताकि इस युद्ध की खात्मा की जा सके। ईरान में जनता सड़कों पर है, भारी संख्या में राइट्स की तरह हो रखा है, क्योंकि वहाँ का मुद्रा यानी रियाल, उसका महत्व बहुत घटता जा रहा है और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में आते हैं। यहाँ पे आईएसडब्ल्यू के हिसाब से भी रूसी सैनिक ओलेक्सांद्रीवका, वेलिको माइखाइलिवका एरिया तथा हुलियाई पोल में आगे बढ़े हैं। जापोरिजिया के पश्चिमी क्षेत्र में रूसी सैनिक स्टेपनो हिल्स पर कब्जा करने के बाद उसके उत्तर पश्चिम और पश्चिमी दिशा में बढ़े हैं। हालांकि प्राइमोर्स्की में भी लड़ाई जारी है, लेकिन अधिकांश हिस्सा पर फिर से रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और इसके दोनों उत्तर और दक्षिण दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि ल्यूकानिव्स्की पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और इसके कंट्रोल जोन को बढ़ा रहे हैं। आईएसडब्ल्यू के हिसाब से यूक्रेनियन सैनिक दोब्रोपिलिया टैक्टिकल एरिया में आगे बढ़े हैं, यानी यह क्षेत्र जापोरिजिया से होता हुआ निप्रोपेट्रोवस्क तथा दोनेत्स्क का भी हिस्सा बनता है। रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है। नोवोदानिलिवका, मालाटोकमाच्का और दोनों क्षेत्र में ग्रे जोन एरिया काफ़ी बढ़ चुका है तथा रूसी सैनिक स्लादके में फिर से वापसी कर रहे हैं। पोक्रोवस्क, मिर्नोग्राद, रोडेंस्की क्षेत्र में यूक्रेनियन सैनिकों ने फिर से पोक्रोवस्क के थोड़े से हिस्से में पुनः वापसी की है और यह उनकी संभवतः एक टैक्टिकल जीत है, जिसमें दिखा रहे हैं कि पोक्रोवस्क, मिर्नोग्राद अभी भी पूरी तरह से रूसी कब्जे में नहीं है। यह उन्होंने ग्रिशने के पूर्वी क्षेत्र में बढ़त ली है। टोरेस चासिव्यार, कॉन्स्टांटिनिवका, स्लावियान्स्क में स्थिति बरकरार है। रूसी सैनिक धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक सिवर्स्क में रिजनिवकिवका के पूर्व में आगे बढ़े हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। लाइमान क्षेत्र में यारोवा के नॉर्थ वेस्ट में रेलवे के साथ साथ तथा सोस्नोव की तरफ आगे बढ़े हैं। कुपियांस्क में लड़ाई जबरदस्त जारी है। यूक्रेन के सैनिक यहाँ पे सेंटर में अपने कंट्रोल जोन को बड़ा करने में सफल हुए हैं। खार्को के उत्तर में आते हैं। वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक दक्षिण के साथ साथ पूर्व तथा पश्चिम में आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम में उन्होंने स्टारित्सिया का तकरीबन 50% हिस्सा कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ प्राइलिप्का फॉरेस्ट्री में आगे बढ़े हैं तथा टार्टारस्की फॉरेस्ट्री में भी आगे बढ़े हैं और वोवचांस्की खुटोरी में भी ये उसके पूर्व हिस्सा में आगे बढ़े हैं। सुमी क्षेत्र में देखें तो रूसी सैनिकों का धीमी गति से प्रोग्रेस जारी है। लड़ाई के साथ साथ कोंद्रातोवका, अलेक्सीवका और यूनाकिफका की तरफ भी यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में, और कुल मिलाकर देखें तो ये लोग अब सुमी सिटी से केवल 20 किलोमीटर दूर हैं। हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़बरदस्त फोर्टिफाइड एरिया है। अंद्रीवका पर इन्होंने तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है और साथ साथ मिलेवका के फॉरेस्ट क्षेत्र में भी यह आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त जारी है दोनों तरफ से। रूस लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण कर रहा है, जिसमें खासकर चेर्निहिव, सुमी, ओडिशा, कीव, माइकोलेव है। ऐसे एक आंकड़े के लिए बता दूं कि प्रो यूक्रेनियन चैनल ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने अभी तक, यानी 2025 में, एक वर्ष की बात कर रहा हूं, 60,000 से अधिक क्लस्टर बॉम्ब, 2400 मिसाइल और 1000 से अधिक ड्रोन्स
से आक्रमण किया है। यूक्रेन के सैनिक भी लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ब्लैक सी, क्रीमिया, मॉस्को क्षेत्र और वोरोनेश में आक्रमण किया है। जहां तक मॉस्को क्षेत्र में पुतिन के ऑफिशियल रेजिडेंस पर अटैक की बात है, यूक्रेन के ना कहने के बावजूद भी रूस की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं और जो वह प्रमाण दिखा रहे हैं वह पर्याप्त है कि यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को में आक्रमण किया। भले ही वह पुतिन के रेजिडेंस के लिए ना हो, लेकिन यहाँ पे हाई डिसीजन मेकिंग सेंटर के लिए अवश्य था। और इसके बाद अब क्या रूस इसका बदला नहीं लेगा? खासकर क्या वह अब ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा? हाँ, निश्चित रूप से उसमें न्यूक्लियर पावर अभी नहीं होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब चाहे वो टैक्टिकल ही क्यों ना हो नहीं करेगा। लेकिन यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है जेलेंस्की और उनके टॉप मिलिट्री और सिविल लीडर्स के लिए। तो ये स्थिति है बाय एंड लार्ज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की। और इस मॉस्को के आक्रमण के बाद अभी जहाँ तक युद्धबंदी की बात चल रही थी वह थोड़ा दूर खिसक सा गया है। और इस बीच में यह बता दूं कि रशियन सुप्रीम कोर्ट ने यह एक वर्डिक्ट दिया है कि ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स, रिलीजियस लीडर्स का क्रिटिसिज्म करना एक्सट्रीमिज्म नहीं है, यानी यह उनका अधिकार बनता है। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।